सन 2025 बाय पीयूष मिश्रा। मैं इस वक्त इस लम्हे इस पल अपना बेइंतहाई फर्ज समझता हूं कि आपको इस अजीबोगरीब, खतरनाक, खूबसूरत लेकिन सच्ची कहानी की मनसज्जा यानी स्टेज सेटिंग के बारे में तफसील से बतला दूं। हकीकत में सच्ची कहानियां सुनाने में खतरा होता है। न जाने कब कोई कानून का बंदा या कानून का जानकार दर्शक दीर्घा में बैठा हो, भले ही वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं हो, लेकिन फिर भी बहरहाल मैं अपने आप को ये खतरा उठाने का मौका आसानी से दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि उन्हें मेरी इस कहानी पर भरोसा होगा नहीं, एटलीस्ट अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में तो हरगिज नहीं, लेकिन अनऑफिशियली सब लोग जिनमें डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, लॉ एंड ऑर्डर के रखवाले, जज, पुलिस अफसर, यहाँ तक कि पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी भी हैं जो यहाँ है या नहीं भी है, अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच्ची कहानियां सुनाता हूँ। तो मैं आप लोगों की जरा सी तवज्जो चाहूंगा। अपने आप को मुंबई के बांद्रा नाम के इलाके के होटल प्रेसिडेंशियल स्वीट में यहाँ पर इस ड्राइंग रूम में महसूस करिए। बहुत ही खूबसूरत इलाके का बहुत ही खूबसूरत 5 सितारा होटल। एक तरफ समंदर की थरथराती लहरें तो दूसरी तरफ आसमान को छूती लंबी ऊंची अट्टालिकाएं। यहाँ का किराया एक आदमी की सोच से बाहर है। खूबसूरत बेशकीमती मॉडर्न फर्निशिंग, जैसे यहाँ एक रात बिताना भी ख्वाब हो सकता है। तो मैं कुछ समझा पाया दोस्तों? अब जरा मेरी बाई तरफ को देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि हर चीज कितनी बेतरतीबी से फैली हुई है। हर चीज ये अनाप शनाप कागजों के जत्थे हैं, एक टाइपराइटर, पेन, पेंसिल, इरेजर, खत, ये मेरा चश्मा, सिगार, पेंसिल और एक खंजर। ये अभी तक यही रह गया। अब आप लोग पूछेंगे टाइपराइटर, तो इस मामले में मैं जरा ओल्ड फैशन आदमी, अभी भी टाइपराइटर पर लिखना पसंद करता हूँ। लेकिन मैं यकीन मानिएगा दोस्तों, इसे देखकर निराश मत होइए। हर शुरुआती दौर और महान लेखक की स्टडी कुछ ऐसी दिखती है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, इस कमरे की दाईं तरफ आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। इस कमरे की दाईं तरफ हर चीज बिल्कुल तरतीब से सजी हुई है। हर चीज जैसे कि ये भी अभी तक यही है। लगता है उम्र के साथ गलतियां भी बढ़ती जा रही, तो इसे ध्यान से उठाता हूँ और आराम से इस डस्टबिन के हवाले कर देता हूँ और इस 9mm की पिस्टल को भी डस्टबोर्ड में घुसा दो। हाँ, इस कमरे की दाईं तरफ अब आप यहाँ देखेंगे एक छोटा सा बार, रम, ब्लैक डॉग, जेकब स्ट्रीट, बहुत ही महंगी महंगी शराब की बोतल। इसमें से कुछ शायद आपने चखी भी नहीं होगी। सॉरी, ये कहीं से भी हम इस लेखक की महानता है, जीनियस के बारे में नहीं बताता, जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही इसकी खामियों के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। अब यहाँ आप देखेंगे एक खूबसूरत लंबा आरामदायक सोफा, किताबें हर तरफ सजी हुई, एक खूबसूरत पेंटिंग जिसको बनाने वाले को पहचानने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ, फोटोग्राफ्स, पोस्टर्स, लेकिन इन सारी चीजों से ज्यादा खूबसूरत है ये बैल्कनी और इससे दिखता ये बेहद खूबसूरत मंजर, उतना ही खूबसूरत जितना इस कमरे का किराया। वो समंदर की बहती लहरें, वाह, आवाज आ रही है दोस्तों? वो सूरज की रोशनी में नहाया हुआ स्विमिंग पूल और वो दूर तक फैला समंदर, उसमें रंग बिरंगी नौकाएं तैर रही कुछ देर पहले तक, और जो शाम की रोशनी में थोड़ा शांत पड़ चुका है। तो अब जरा वापस आते हैं हमारी प्ले पर और गौर करते हैं 2 लीडिंग कैरेक्टर्स पे। शुरू करते हैं मुझसे। मैं इस प्ले का सबसे महंगा और मुख्य पात्र हूं। बड़बोलेपन के लिए माफी चाहता हूं, पर हकीकत यही है। और साथ ही मैं अचानक से ऐसे स्टेज पर आके आपको डराऊंगा नहीं, मैं धीमे से एंटर करूंगा। स्टेज के राइट से मैं अपने बेडरूम से आ रहा हूं, जहां पर मैं एक लड़की, खैर सब जानते हैं बेडरूम में लड़की के साथ आदमी क्या करता है, तो मैं भी वही करके आ रहा हूँ जो हर व्यक्ति बेडरूम में करता है। वैसे इसके बारे में आपको कल के न्यूज़पेपर में
स्कैंडल्स एक के बाद एक अनोखी, खारे, मीठे, नमकीन, चटपटे स्कैंडल्स जिनको आप अपने घर के कोने में बैठ के चटकारे ले लेकर पढ़ना पसंद करते हैं। तो मुझे बस अपना नाम बताने की जरूरत है और आप सबको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो ध्यान से सुनेगा, मेरा नाम है धीरज। दोबारा बोलता हूं, धीरज, अधिकारी, ब्रह्मास्त्र। धीरज मेरा नाम, ब्रह्मास्त्र तखल्लुस और अधिकारी कुछ नहीं। उन लोगों को पसंद है तो मैं यूं ही लिख देता हूं। मैं एक क्राइम नॉवेलिस्ट यानी कि अपराध उपन्यासकार हूं, पुलित्जर अवार्ड विनर, पद्म विभूषण से सुसज्जित वगैरह वगैरह वगैरह। अब जरा मेरे व्यक्तिगत चरित्र पे आते हैं। तो मैं हूं जिद्दी, खतरनाक हरकत, हर वो चीज हासिल कर लेता हूं जो मैं चाहता हूं, और शराबी, भयंकर शराब। मैं बेतरा पीता हूं। आप लोग जैसा देख सकते हैं मैं आप लोग के प्रति पूरी ईमानदारी से पेश आ रहा हूं, और ये ठीक बिल्कुल उसके उल्टा है जैसा आप लोग मेरे बारे में सोचते हैं। अब जैसा आप लोग मेरे बारे में सोचते हैं वो मेरा ऊपर एक जनरल इंप्रेशन है, और जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वो हूं मैं हकीकत में। दरअसल दोस्तों, आप मुझे जानते हैं टीवी और न्यूज़पेपर के जरिए। मुझे पुलित्जर अवार्ड देते हुए अमेरिका की औरत की निगाहें बहुत पारखी थी। वो मुझे भी असली औकात में पहचान ली। हालांकि उस वक्त मैं काफी फॉर्मली ड्रेस था, खासा स्मार्ट और कल्चर्ड लग रहा था, लेकिन मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आखिर अपने आप को कोई कितना जान सकता है, अपने आप को जानने का मौका कितनी बार और कितने लोगों को मिलता है। वैसे मुझे एक बार मिला जब मैं मनाली गया, वहां आइस स्केटिंग करते हुए खाई के किनारे पर जाकर रपट गिर गया। नीचे देखा, सिर्फ मौत, भयंकर। उस दिन मुझे अपने आर्ट के बारे में एक बहुत जरूरी चीज पता चली जो इस कहानी खत्म होने तक आपको भी पता चल जाएगी। या फिर तब जब कलकत्ता की इस नशीली खूबसूरत मादा ने मेरे सर पे कांच की बोतल तोड़ के मारी। मतलब वो नहीं जो कि मेरे बेडरूम में, ये कोई और है। अरे अपने ख्यालों को थोड़ी ऊंची उड़ान लेने दीजिए दोस्तों, सब कुछ समझ आ जाए। उसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। अब्दुल्ला मेरे कपड़ों के बारे में, लेकिन उसके पहले आज का समय। तो हिंदुस्तान में अभी सन 2025 चल रहा है। दोबारा सुनिएगा, हिंदुस्तान में अभी सन 2025 चल रहा है। अब आप लोग कहेंगे ये तो हर जगह चल रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान में बहुत जोर से चल रहा है। यहाँ ये वक्त से पहले आ गया, क्योंकि कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान में। हाँ, तो मेरे कपड़े तो मैंने नीचे डाला हुआ एक मामूली सा पजामा, और ऑडियंस में बैठी महिलाओं से पहले ही मुआफी चाहूंगा। मैंने ऊपर डाला हुआ ये ओपन ड्रेसिंग गाउन जो मेरे सीने के बालों को छुपाने में ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं करता। अब जितना दिखना है उतना तो दिखेगा ही, है ना। मेरे हाथ में होगा एक खाली ग्लास। मैं अपनी बात की तरफ बढ़ रहा हूं एक और ड्रिंक बनाने के लिए कि कभी मैं देखूंगा कि मेरी स्टडी में एक व्यक्ति बिना मुझसे पूछे फंसाया है। उस व्यक्ति को भी जल्द बयान किया जाएगा। दुबला पतला, बहुत ही मिडिल क्लास, हाथ में एक ब्रीफकेस होगा, कुछ ट्रैवलिंग इंश्योरेंस मैन जैसा दिखता है। वैसे इस आदमी के बारे में ज्यादा बोलना मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि कहानी के खत्म होने तक इस आदमी को इस सीन के नक्शे से बहुत ही सहूलियत और आराम से साफ कर दिया जाएगा, और इसमें से कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। तो फिलहाल तो इतना ही। मैं अपनी बात की तरफ बढ़ूंगा, वो आदमी कुछ बोलेगा और मैं इसका जवाब दूंगा। तो यहां से हमारी कहानी शुरू होगी दोस्तों। मैं बड़ा ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ दुनिया और जहान के प्रसिद्ध राइटर धीरज ब्रह्मात्मा के सामने खड़ा होकर। कौन हो तुम और अंदर कैसे चले आए? आपके सेक्रेटरी ने मुझे आने दिया। मैं घंटों क्या दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। पर कौन हो तुम? मेरा नाम सूफी है, गड़गड़ सूफी। क्या? गड़गड़ सूफी? बड़ा अजीब नाम, लेकिन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। गड़गड़ सूफी, गड़गड़ सूफी। एक मिनट, क्या तुम वही गड़गड़ सूफी हो जिसने
परेशान कर रखा है। जी बिल्कुल सही था। जब से मैंने होश संभाली मैंने और कोई दूसरा काम नहीं किया। और तो मैं अपने डोरमैन से भी लगातार संपर्क में हूं। हालांकि उसका मुझे ज्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं, लेकिन आखिर में मैं अपनी सेक्रेटरी से मिलने में कामयाब हुआ। क्या औरत है, अभी तो मेरी सेक्रेटरी है। मेरी उससे लगातार विनती का ही परिणाम था। ये मुलाकात दोनों की जबरदस्त बदलाव ला सकती है। आदरणीय ब्रह्मात्मा, आदरणीय परमात्मा ब्रह्मात्मा मेरा नाम। ये आदरणीय वादरणीय को उठा के दर्द में डाल दो। और क्योंकि तुम मां के नजदीक हो, क्या वो विस्की की बोतल मुझे दोगे? ये वाली? हाँ, उसके लेफ्ट साथ में ग्लास कौन है? हाँ, तुम लोग जी धन्यवाद। विस्की सिंगल मॉल्ट या कुछ और? जी शुक्रिया। तुम बिल्कुल नहीं पीते? नहीं, बस सावधानी बरतना। आखिरकार महान जीनियस के सामने जो खड़ा हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे विशालकाय शंकर का मासूम सा नहीं खड़ा है। बिंदु हाँ, फिर मुसलमान हुआ, फिर वापस हिंदू हो गया, आजकल बहुत क्या ना बड़े अजीब आदमी लग रहे हो। अरे तो आप वैसे अजीब आदमी भी होते, लेकिन ये बता दो कि वेदों से लेकर इस्लाम सब पढ़ा था। रिकॉर्डिंग दोगे? इतनी जल्दी खत्म भी करनी? मैंने एडवाइस मांगी। वो तो मैं लूंगा। आगे बोलो। मैं दावा करने वालों को बात में साहब, आप इजाजत दें तो मैं इस कमरे का जरा से जाकर देख सकता हूँ, जहाँ एक पेंटर अपने पेंटिंग्स के जलवे में कहता है। राइटर आपके संदर्भ में लिखी बात। और तरफ किताबें, पांडुलिपियां, और जरा इस फोटोग्राफ पर नजर डाले तो विक्रम सेठ मेरे दोस्त ब्रह्मात्मा थे, उनके खुद के सिग्नेचर भी हैं। वाह! और ये सलमान रश्दी ब्रह्मात्मा मेरे दूसरे दुनिया का साथी। वैसे आज प्यार और पता और जरा देखा इस नजारे को। खूबसूरत समंदर के पीछे जगमगाते फ्लाईओवर्स और उनके ऊपर लगातार धूप बदलते हो शाम के बादलों में। और वो सूरज धीरे धीरे लाल दबाव कसम। तुम भी राइटर? मैं रीडर पढ़ता हूँ, आपका सारा काम मुझे जुबानी याद है। ठीक है। टीचर? जी नहीं, अकाउंटेंट मामूली साहब, वो भी रिटायर्ड। इटावा में संपत और सागर कंपनी के लिए काम करता हूँ। अकाउंटेंट रिटायर्ड? बैठो। शुक्रिया। मैं रेट्रा मॉडर्न से जरा घबराता हूँ मैं मात्र। वैसे बड़ा खूबसूरत कमरा है। किराया भी इतना खूबसूरत है महान से, मैं समझ सकता हूँ। काफी महंगा हो, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो एक सपने जैसा है, क्योंकि मैं अभी मुंबई में खराबी नाम की चौल से आता हूँ। चेन्नई में रह चुका? मैं भी चेन्नई में रह चुका हूँ। आप ग्रैंड होटल पार्क में रुके और मैं विल्लुपुरम की घटिया से गेस्ट हूँ। हमारे रास्ते कई बार टकरा चुके हैं, दिल्ली के मॉरियस रेजिडेंस से लेके बनारस के रमाडा पैलेस तक। तुम बनारस में भी थे? उसी वक्त जब मैं वहां घाट की तंग गलियों के छोटे से गेस्ट हाउस कार थे। देखो मेरे पास वक्त बहुत कम है और मुझे बहुत काम करना है मिस्टर। जो भी है, मुझे अपनी जिंदगी में सैकड़ों लोगों से मिलना होता है और तुम्हारे जैसे इंसान को देने में मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है। जो भी कहना है जल्दी करो और वो भी कम शब्दों में।
मेरा नाम नीरज ब्रह्मात्मा है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। और पुलिसर से मिलने वाले पैसे से लेके सामने बहुत सी गलतफहमियां हैं। बोलते होते नहीं जितने लगते हैं। मैं चाहता हूँ मुझे इसको शांति से छोड़ दिया जाए। सो लीव माय प्लेस। आदरणीय ब्रह्मात्मा है मेरा नाम। आदरणीय ब्रह्मात्मा, गेट आउट। लेकिन आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपके पास इसलिए नहीं है कि मुझे आपसे पैसे चाहिए, बल्कि मैं आपके पास इसलिए आया कि रिटायरमेंट के बाद जिस प्रोफेशन का मैंने दामन थामा उसका नाम था प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी। मैं लोगों से पैसे लेके उसका जानकारी निकालता हूँ। खुफिया जैसे मैं आपको वही तो बताना चाह रहा हूँ, आप सुनिए तो। तुम अजीबोगरीब तरीके से इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो। बैठो। आजकल किसके लिए काम करते हो? पुलिस नहीं आदरणीय, हाथ में है मेरा नाम। आदरणीय ब्रह्मात्मा साहब, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। जब मैं अकाउंटेंट था तब भी मैंने कई बड़े खुलासे किए। मैंने कई कंपनियों के लिए ऑनररी ऑडिटर भी रह चुका। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं लॉ मिनिस्टर तक से जेल भिजवाने में कामयाबी हासिल कर चुका। लेकिन इस सब के बाद जब मैं रिटायर हुआ और मैंने अपनी जेब टटोली तो देखा, हासिलात के नाम पे मेरे पास कुछ पैसे ही बचे। बच्चा मेरा था नहीं और बीवी को कैंसर हो चुका है। मौत के बाद में करीब पागल हो गया था कि आपकी किताबें मेरे हाथ में। मैंने उनको पढ़ने के साथ ही तुरंत पब्लिक लाइफ छोड़ने का फैसला किया और उन्हीं को अपनी फुल टाइम हॉबी बना दिया। मेरी किताब आपकी किताबें आपकी अद्भुत किताबें, आपकी अनमोल किताबें, आपकी कमाल किताबें। मैंने पढ़ता गया लगातार और कद होता गया सुरंग को खूबसूरत बनाने की आपके अनोखे अंदाज से। मैं डिटेक्टिव हूं, ठीक उसी तरह जैसे एक नास्तिक शैतान के अजीबोगरीब काम करने के तरीके को देखकर साधु हो जाए। और आज मैं बैठा हूं अपने आदर्श के सामने, मेरा बलमोट और समुद्र के उस दूसरे छोर पर वो सूरज धीरे धीरे शाम की चिड़िया चैन से खाना और आप आराम से बैठ गए। तुम्हें शायर बनने के सारे गुण हैं माय डियर गड़बड़ सूफी। और ये सब आपकी किताबों का ही नतीजा है। सुनकर बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि तुमने अभी भी फटे पुराने सस्ते कपड़े पहन रखे हैं। तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम्हारे नया पेशा तुम्हारे लिए कोई खुशनुमा जिंदगी लेके आया। अब जिंदगी फूलों का बिछौना तो वैसे भी नहीं हो सकती ना ब्रह्मात्मा साहब। सही बात। वैसे मुंबई का पुलिस कमिश्नर मेरा दोस्त है। तुम बोलो तो उसके पास मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ। टेक्नोलॉजी की किस ब्रांच में तुम्हें इंटरेस्ट है? ड्रग ट्रैफिकिंग, सिविल डिवोर्स, फौजदारी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग या फिर लिटरेचर यानी साहित्य। दफा हो जाओ। तुम क्रिटिक बनना चाहते हो ना? आप एक कृपया मुझे बोलिए Get ना out! Get the hell out of here. लेकिन मैंने अपने काम को उसके क्रिमिनोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखा है, उसे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देखे। क्या? मैंने आपके काम के ऊपर पूरी स्टडी करी है, क्रिमिनोलॉजिकल एस्पेक्ट देखा उसका। तुम अजीब से अजीबोगरीब होते जा रहे हो। सिर्फ हरकतों से नहीं, बातों से। बैठो। थैंक यू। एक मिनट। अब मैं साइको एनालिस्ट, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, हिंदू, बुद्धिस्ट, इस्लाम, मार्क्सिस्ट, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज किया गया। पर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़ा अलग है। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ आदरणीय। ब्रह्मात्मा है मेरा नाम। आदरणीय ब्रह्मात्मा साहब, मैं आपकी किताबें पढ़ता हूँ क्योंकि वो एक खास थ्योरी पर आधारित है, या यूं कहें कि मेरी खास थ्योरी पर आधारित है। आपकी नॉवेल्स की फिक्शन की दुनिया में जो भी घटित होता है
वो हकीकत में भी घटित होना चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे एकदम असंभव लगता है कि ऐसा भी कोई फिक्शन इजाद हुआ जो भी कभी घटित ही ना होगा। ठीक है, आगे। चमत्कार कभी घटते नहीं है मानव, वो हमेशा मानव मस्तिष्क की सीमा के अंदर ही होते हैं। तो ये मैंने आपके नॉवेल्स को प्रतीक बनाकर उनकी हकीकत में छापना शुरू कर दिया। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी नॉवेल और हकीकत में कोई संबंध है? बिल्कुल, मैंने बिल्कुल नब्बे वाले ढंग से तर्क करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले आपके काम का एक सर्च एनालिसिस किया। आपने केवल अपने समय के बेशकीमती या एक तरीके से कहूं तो कर्तव्य लेखक हैं, जिनके शराब और शिकार, डाइवोर्स, लव अफेयर्स के किस्से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, बल्कि आपको लिटरेचर की दुनिया में सबसे रोमांटिक और तो मैंने कभी मर्डर्स को ग्लोरीफाई करने की कोशिश नहीं की। मैंने हमेशा इंसान को अपने पूरेपन में दिखाने की कोशिश करी है। अब जाहिर है अपने पूरेपन में इंसान खून और प्यार दोनों करने की काबिलियत नहीं रखता। जी, एक डिटेक्टिव के तौर पर मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं रहा कि आपने क्या करने की कोशिश की, लेकिन आपने क्या कर डाला वो मेरे थीसिस का विषय। आपके हिंदुस्तान में आने से पहले मर्डर एक खौफनाक चीज समझा जाता था, लेकिन आपकी कलम ने तो जिंदगी के स्याह हिस्से को, या यूं कहूं कि मौत के स्याह हिस्से को रंग बिरंगा और खूबसूरत बना दिया। आज आपको हिंदुस्तान में मौत का रंगीन सौदागर के नाम से जाना जाता है। तो ये सिर्फ मेरी पॉपुलैरिटी की निशानी है और आपकी काबिलियत की, जिसमें आप ऐसे मास्टर मर्डरर्स यानी बेशकीमती खूनी पेश करते हैं जिनको पहचानते हुए किसी के लिए पकड़ पाना नामुमकिन के बराबर। तुम्हारा इशारा मेरे उस फलों की संख्या लेखन पर जिसमें क्रिमिनल बिना अपनी शक्ल दिखाए गायब हो जाता। शक्लें दिखती तो है, लेकिन फिर भी नहीं दिखता। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरी नॉवेल्स को ऐसे पढ़ते हो जैसे कि वो पुलिस रिपोर्ट, जैसे कि वो होमिसाइड रिपोर्ट। आपके हीरोज ना तो किसी उन्माद में मर्डर करते हैं, ना ही किसी मोटिव, बल्कि वो तो मर्डर करते हैं अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, अपने सुख के लिए, अपने शांति के लिए, या अपना तजुर्बा ही फैलाते हैं, या अपनी कल्पना शक्ति फैलाते हैं। ट्रेडिशनल क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरी के हिसाब से हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है, लेकिन यहाँ तो कोई मोटिव ही नहीं होता। किसी भी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या पुलिस के लिए ये मर्डर या तो बहुत ही गहरे या सटल, इनका कारण पहचानना मुश्किल है। ऐसे में उन्हें ये भी लगता है कि शायद मर्डर हुआ ही नहीं, क्योंकि कानून के हिसाब से बिना मोटिव के मर्डर हो ही नहीं सकता। और ऐसे में जो मर्डर्स आप देखें वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि वो सुसाइड, नेचुरल डेथ्स या एक्सीडेंट। ऐसा कहा जा सकता है। और ठीक है, ये आपके पाठकों को पढ़ते नजर भी आता है। चलो ये भी मान लिया, तो अपनी खोजबीन के इस मोड़ पर खुद को मैं स्पेनिश किंग से कम नहीं समझता। क्या नाम था उसका? डॉन क्विहोटे। डॉन क्विहोटे, जिसका जिक्र आपकी नॉवेल्स में भी अक्सर होता है। वो आजीवन इस मान में खुश रहता है कि उसकी कल्पना में किए गए रोमांस हकीकत है, और ये क्या मैं जो आपकी नॉवेल्स को भी हकीकत से कम नहीं समझता। बस फर्क इतना है कि मैं खुद को किसी भी चीज से खौफजदा नहीं होने देता। मेरा बस एक ही मोटिव है, आगे बढ़ो और आगे बढ़ते जाओ। ये जानते हो आगे बढ़ते रहने का मतलब लगातार हैवानों का सामना करते रहना। गजब गजब, तुम गजब कर रहे हो सुनती। हुस्ना हमें आज सारी रात काम करना है, और जरा सूफी जी के लिए एक अच्छी सी सिगार पेश कीजिए। हम भी तो इन्हें कुछ ऐसा दे जिससे इन्हें आनंद मिले। कौन सी लोग, गजल या हवान? जी धन्यवाद। आप इजाजत दे तो मैं अपनी ये सस्ती सी सिगरेट पी लो। बिल्कुल जरूर, उस तक तुम जा सकती हो। एक और
जरा ये खंजर ले जाओ प्लीज। मुझे लगता नहीं आज इसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे बड़ा उम्दा पीस था, मैंने अभी भी नोटिस किया। आदरणीय ब्रह्मात्मे है मेरा नाम। क्या उस सिगार की बात कर रहे थे? नहीं, उस खंजर की बहुत तीखा है और नुकीला भी। बस एक झटके की जरूरत और बंदा खत्म। तनाव में सिगरेट का एक कश लगाने का आदत 100 औरतों से संभोग करने के बराबर है। करो, जब तक संभव हो। लेकिन अपनी कहानी को आगे तो बढ़ाते चलो। मेरे लिए किसी भी सोल्यूशन पर पहुंचना आसान नहीं था। मुझे डिटेल एनालिसिस की जरूरत है। और फिर मैंने उठाया आपका नॉवल। He was not a human। मेरी पहली नॉवल जो 11 साल पहले छपी थी। हाँ, उस पर एक बॉलीवुड मूवी बनी है। बॉलीवुड में क्या, पूरे पैन इंडिया में उसके राइट्स पे होड़ लग गई थी। दिल्ली में एक गैंगरेप है, 6 लोग पकड़े जाते, 5 लोगों को फांसी हो जाती, लेकिन छठा बंदा बच जाता क्योंकि कानून के हिसाब से वो एक जुवेनाइल, यानी 18 साल से 4 महीने छोटा, यानी अपरिपक्व। उसे एक चाइल्ड होम में भर्ती कराया जाता है, जहां वो अपनी आंखों के सामने उस रेप के बाद हुए प्रोटेस्ट, वो हल्ले और शोरगुल को धीरे धीरे गायब करता है। फिर 3 साल बाद वो उस चाइल्ड होम से बाहर निकलता है और बढ़ती उम्र के साथ हट्टा गट्टा, पक्का आवारा और एक भयंकर शक्ति में तब्दील हो जाता है। फिर वो पुरानी दिल्ली के एक शोरूम में एक जर्मन डिप्लोमेट की बीवी से खुद को पेश करने की गजब काबिलियत है उसको। वो उस औरत को राजी करता है अपने साथ एक घटिया, चिपचिपे, मरघट जैसे दरीपा कला के होटल में चले, जहां वो उसे सेड्यूस करता है शराब के उन्माद में और अपने सस्ते जाम से, जो कि उस औरत के लिए बिल्कुल नया है। वो उसे यकीन दिलाता है कि मिलन का सुख वो भी हिंदुस्तान की धरती पर, अगर तो अपनी नस काटकर आत्महत्या करने में ही है। वो औरत पागलों सी बड़बड़ा रही है, हंस रही है, रो रही है, लेकिन उसकी जुबान से हिप्नोटाइज होकर वो सेक्सुअल एक्सटी में खुद को मारा, लेकिन वो बंदा खुद को नहीं मारता। वो वहां से बाहर निकलता है, अपनी सिगरेट सुलगाता है और फिर वो मोतिया खां की बस्ती के पास से उठता है, जहां वो एक मशीनरी के पाथी को पूरी तरीके से उसकी हड्डियां तोड़ता है। फिर उसका बटुआ छीन के सुबह होने तक वहां से भी बाहर निकलता है। अब सुनने में आप इसे एक एब्सर्ड प्लॉट बोल सकते हैं, लेकिन पढ़ते वक्त सीन्स की बयानगी में ये हिचकॉक को भी पीछे छोड़ देगा। पक्का? मतलब तुम मुझे ये तो नहीं बताने जा रहे सूफी कि तुमने अपने खोजबीन को आखिरी जमाने में लाने के लिए इटावा से दिल्ली तक का सफर तय किया और उसको तम गलियों की खाक छापा ताकि इस स्टोरी को तस्दीक कर सको? मेरे पास और कोई चारा कहा था श्रीमान। मैं पहले वहां गया और मैंने बहुत सारे पैसे देकर उस समय के न्यूज़पेपर अपने लिए उपलब्ध करा, फिर बहुत सारे पैसे देकर एक पुरानी दिल्ली के कांस्टेबल को काम पर लगा कि वो सारी हाजिर कर सके। ये बहुत सारे पैसे वो जोड़ डाल के बोल रहे हो। हमारे कम पैसों में काम ना होता। बात तो सही है। तो क्या मालूम पड़ा कि वो एक स्वीडिश नहीं, जर्मन डिप्लोमेट की बीवी थी। उसने 2014 में सुसाइड कमिट किया। उसकी बॉडी एक बहुत ही घटिया से होटल के रूम में पड़ी पाई गई, लेकिन उसकी सुसाइड का कोई कारण मालूम नहीं, जिसका मुझे पहले से। और वो आदमी जिसके साथ ये औरत इस होटल में गई थी? नहीं मालूम पड़ा। वैसे रिसेप्शन काउंटर के बयान से ये जरूर मालूम पड़ता है कि वो औरत किसी बंदे के साथ आई थी,
और उसी दौरान एक मिशनरी के पादरी को बुरी तरीके से पीटा, उसकी हड्डियां बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी, लेकिन मारने वाले के बारे में तो पादरी भी कुछ बदला नहीं था। और फिर मैंने उठाया आपका नॉवेल मिस्टर एक्स इज बोल्ड। उस वक्त के गुजरात की गवर्नर जनरल की मनपसंद किताब थी वो, और आपकी दूसरी किताब। एक इंसान मिलता है एक 16 साल की कम से जवान मुस्लिम लड़की, अहमदाबाद गुजरात। वो उसकी खूबसूरती और मासूमियत पर मर मिटता है। प्रकृति का दबाव, अरब सागर का उफान और चलती हुई गर्मी उसके अंदर के देशीपन को जगाने में कामयाब हो सकती है। परिणाम कड़कड़ाती बिजली और बरसती बरसात की रात के अंदर में रेत और मर्डर, खौफनाक, निर्मम, लेकिन साथ में बहुत ही खूबसूरत और पोएटिक। बेहद कम डायलॉग्स का इस्तेमाल, लेकिन एकदम प्रिसाइज और क्लियर। और फिर पुलिस कार्रवाई का विवरण, मोटरसाइकिल, रेडियो बोर्ड्स, उनके चीखते हुए सायरन, हर तरफ खूनी की खोज और सस्पेंस, जिसमें सब है छोड़ असली कातिल। वो बेतरफ पॉपुलर है और करोड़ों के दिलों में बसता है अपनी सो कॉल्ड सोशल सर्विसेज की। उसका शक होना नामुमकिन ही नहीं, पाप। वो हट्टा कट्टा है और वो तो उल्टा अपनी लेटर की फ्लाइट पकड़ने लगता है वहां पे पीस कन्वेंशन में बोलने जाने का। लेकिन जाने से पहले वो बाकायदा इस लड़की का फ्यूनरल अटेंड करता है। और कुछ इस तरह ये क्राइम नॉवल एक ग्रीक ट्रेजेडी की तरह है। तुम्हारी कल्पना शक्ति बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। ठीक उसी का एक लड़की का रेप हुआ और मर्डर अहमदाबाद। और कातिल हमेशा की तरह मालूम नहीं, ठीक उस औरत की कातिल की तरह। ठीक उसी बावजूद बेहतरीन और काबिल पुलिस फोर्स होगी। ठीक काम। और सबसे कमाल की बात है कि अथॉरिटीज को भी जरा सा नहीं। तो आगे भी तुम्हारी रिसर्च जारी रही। अगर आप इस पेपर पर नजर डालें तो उसमें उन सभी लोगों के नाम हैं जिनका मिलाना संबंध में आपके नॉवल के कैरेक्टर से प्रमाणित कर चुका। ना मैं देख पा रहा हूँ इस लिस्ट में कुल 22 नाम। एग्जैक्टली उतने ही जितने नॉवेल्स आपकी कलम से निकले। और ये 22 लोग मर चुके हैं। कुछ ने सुसाइड कमिट किया, कुछ अजीबोगरीब हादसों के शिकार हुए। छोड़ उस लड़की के जिसका रेप और मर्डर बहुत ही शानदार लिस्ट है और बहुत ही अनोखी। मेरी 10 साल की क्रिमिनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का परिणाम। और बात यहां खत्म नहीं होती। आगे कहना चाहूंगा कि जहां जहां ये सुसाइड्स, एक्सीडेंट्स और हादसे हुए वहां वहां किसी ना किसी रूप में ब्रह्मांड साहब आप साक्षात मौजूद। सच में आप दिल्ली में थे जब वो स्वीडिश औरत बनी, गुजरात में थे जब वो लड़की मरी, और उन 20 जगह जहां वो 20 लोग मरे, यानी कोलकाता के सोनागाछी, असम के बीरबीरी, केरल के मेदिनीपुर। बस बस बस, दूसरे शब्दों में मैं हर जगह श्रीमान। और आप हर जगह मेरे पीछे पीछे लगे हुए थे जनाब गड़गड़ सूफी साहब। वो तो मुझे लग नहीं था, अपनी काबिलियत को तो साबित करना था अपनी नजरों। तो मतलब आप सिर्फ रानी दिल्ली और अहमदाबाद में नहीं, जहां जहां आप वहां वहां। सही। ये तो बहुत ही महंगा सौदा पड़ा होगा। मतलब इतना खर्च। तबाही की हद तक। ये बतलाना जरूरी नहीं समझता, लेकिन मेरी सोर्स ऑफ इनकम लगभग ना के बराबर थी। बावजूद संपदा और साधा कंपनी को होने वाले प्रॉफिट के मेरी पेंशन लगभग 0 थी। मैंने पेट काट काट के हाथ नहीं, मैंने भूखा रहना सीखा, मैंने सबकी आदत डाली।
मेरे कुछ टिप्स तो हारेंगे। ब्रह्मात्मे है मेरा नाम। जी धन्यवाद। मेरे कुछ टिप्स तो मेरे लिए भुखमरी का वरदान लेके आए। बस एक जगह जहां मैं नहीं पहुंच पाया वो थी आपकी 7 साल पहले की साउथ अमेरिका, और आपकी सालाना छुट्टी क्योंकि आप तो क्यूबा में मनती थी या अफ्रीका में। वहां आने का कोई फायदा भी नहीं होता। वहां मैं सिर्फ हाथियों का शिकार करने जाता। तो इसके अलावा तो मैं हमेशा आपके आसपास तक लगा था। वो तो दिख ही रहा है। और जहां जहां आप रहे, आप किसी 5 स्टार होटल में और मैं किसी छोटे से गेस्ट हाउस में, वहां वहां ये हादसे हुए जिनको बाद में आपने एक मॉडल का जामा पहना कितना शुरू। तुम मेरी जिंदगी में मिले सबसे जबरदस्त आदमी हो। और अगला सवाल जो मेरे दिमाग में था और जो कि उतना ही था वो ये था कि आपके काम और इस इत्तेफाक में संबंध है। जाहिर है ये चंद संभावनाएं मेरे सामने तब जमी जब मैंने गंभीर तर्क की दृष्टि से देखने की कोशिश की कि या तो आपके कैरेक्टर इन लोगों पर लगा रहे जिनको आपने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व किया, या फिर आपके प्लॉट्स बिल्कुल वैसे घटते जैसे आपने उन्हें घटने की इजाजत दी। कसम। अगर थोड़ी देर के लिए हम दूसरी थ्योरी को सच मान लें तो आपके नॉवेल्स जिनको आपकी ब्रेन के कल्पना शक्ति का परिणाम माना गया है, कुछ नहीं बल्कि चंद सचमुच में घट चुकी घटनाओं के रूबरू वाकये हैं। और मेरे इस परिणाम ने मेरी जिंदगी हराम कर मैं पागल हो गया, बेतरह परेशान, बेतरह कसमसाता रहा अपनी इस थ्योरी को पूरी तरीके से स्वीकार करने। लेकिन आखिर में इसी कंक्लूजन पर पहुंचा कि अगर कोई सच है तो यही है। लेकिन इसके साथ एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है कि अगर आपके नॉवेल सच्चे वाकई तो जो मर्डर्स आपने डिस्क्राइब किए वो भी सच्चे हैं। और अगला सवाल खड़ा होता है वो ये है कि कातिल कौन? तो क्या जवाब मिला? कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हमें सभी कातिलों को एक कातिल मानना पड़ेगा। आपके सभी हीरो साफ साफ एक ही पर्सनालिटी के मालिक थे। वो हट्टे घट्टे नंगे सीने के साथ अक्सर मौत के मौके पर पाए गए, अपनी जरूरत से ज्यादा लंबी चौड़ी स्माइल और खूबसूरत लच्छेदार भाषा का प्रयोग करते। नशे की तरफ में शराब हो गई, आपके वैशी और प्लॉट्स में घुसते चले और माफ कीजिएगा ब्रह्मात्मा के साथ वो आंखें सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच। फिर सोच लो, कई बार सोच। तो तुम कहना चाहते हो कि मैंने ही हर बार इस बार नहीं, बेगम लुबना के नाम के आगे क्वेश्चन मार्क है। हाँ तो 22 21 नाम हैदराबाद की जो बेगम लुबना का जो केस है उसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन। चलो ठीक है, उसे छोड़ देते। तो तुम कहना चाह रहे हो मैंने 21 लोगों को मारा? ये मेरा ठोका बजाय ठोस परिणाम है। मैं इस वक्त अपने समय के एक महान जीनियस के सामने नहीं खड़ा, बल्कि मेरे सामने देश का सबसे खूंखार हत्यारा भी खड़ा हुआ। 22 लोग? 21 22 माफ कीजिए। चलो ठीक है 21। तुम्हें पता है ना कि लोग इस तरह की बात सुनना भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। चलो ठीक है, तो अब इससे क्या चाहते हो? अब मैंने आपको अपने सारे शोध का परिणाम बतला ही दिया है, तो मैं चैन की सांस ले सकता हूँ।
मैं इस पल की कल्पना करके कई बार कांप उठा, लेकिन कभी घबराया नहीं। और मैं अभी भी देख रहा हूँ आप एकदम शांति से और समर्पण के भाव से मंत्रमुग्ध होकर मुझे सुन रहे हैं, तो फिर इतनी स्पष्ट भाषा में मैं आपको कुछ और भी कहना चाहूँ। बकायदा बोलो। पहले मेरा इरादा आपको सिर्फ अथॉरिटीज के हवाले कर देने का था। पहले, और अब क्या हुआ? अब इरादा बदल गया शायद। ऐसा क्यों? मैं आपको 10 साल से देखता रहा हूँ आपके साथ। मैंने देखा है कि आपने कितनी जज्बे से अपनी इस कला को तराशा है, निखारा है, कितनी समझदारी से अपने शिकारों को चुना और कितनी शांति और आराम से अपने काम को अंजाम दिया। तो मुझे एडमायर करने लगे बुरी तरह से। एक निर्मम कातिल के तौर पर वह एक महान उपन्यासकार। दोनों मैंने जितना आपकी जुर्म की गतिविधियों को स्टडी किया है, मैं उतना ही आपकी साहित्यिक रुचि का दीवाना हो चुका हूं। मैं आपको सही मायनों में एक महान आर्टिस्ट मानता हूं और आपके इस महान आर्ट के खातिर बेशकीमती क्या करने को तैयार हूं। बेशकीमती क्या? जैसे मैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि को दफन कर दूंगा और इससे मिलने वाले नाम को भी लाभ दूंगा। और मुझे अंदर भिजवाने का इरादा बदल गया। मैं इस पल को पूरा सपना समझकर भूल जाऊं। और बदले में मुझसे क्या चाहोगे जनाब गड़गड़ सूफी साहब? बस एक टोकन, मेरी पीठ थपथपा दीजिए। और आगे ये है कि मैं खोखला हो चुका हूं तन मन और धन से। अपने इस आर्ट के खातिर मैंने अपने पास की हर चीज कुर्बान कर दी है। इस क्रिमिनोलॉजिकल साइंस के कॉज को सर्व करते हुए आज मैं ढंग की जिंदगी भी जीने के काबिल नहीं रही। मैं शांति से मन में मन और चेहरे पे खुशी लिए इटावा लौट जाऊंगा बशर्ते मेरी बची हुई पेंशन का जिम्मा पे सर उठे। बस जरा सा पॉकेट मनी मुझे टाउन में मिलता है, ज्यादा नहीं, 1 लाख रुपए महीने, ताकि यूं ही मैं आपकी जिंदगी में एक अच्छा सा रोल अदा करूं, आपका प्रशंसक और ताबेदार बन। सूफी महाराज, मैं भी इस वक्त एक कन्फेशन करना चाहता हूँ। मैं तुमसे उतनी ही बेबाकी और बेतकल्लुफी से बात करूंगा जैसे कि तुमने मुझसे की। मेरे दिमाग में कोई शक नहीं, तुम मेरी जिंदगी में मेरे सबसे महान आदमी हो। तुम्हारे तेज तर्रार टैलेंट और दिमाग में तुम्हें कहीं नहीं पहुंचा, गलत जगह। तुम बिल्कुल ठीक निष्कर्ष पर पहुंचे हो। मैं सब कुछ कबूल करता हूँ, सब कुछ। आप कबूल करते? मैं कबूल करता हूँ। वो स्वीडिश औरत, वो कमसिन जवान लड़की, वो जोधपुर की तलाकशुदा महारानी, वो भी, और साथ में उस हैदराबाद की बेगम को भी गिन लेना। नहीं ब्रह्मांड, वो नहीं गिरी है। मेरी बात तो सुनो। ब्रह्मांड के साथ अब आप जानते हैं आप जीते हैं। ठीक है, उसे छोड़ देते। बाकी पूरे 21 को आपने मारा। पूरे 21? ना एक कम ना ज्यादा। मेरा भगवान जानता है मेरी जिंदगी इस पल से आगे नहीं जाती। ये पल महान है। वाकई सीखिए, तुम्हारी जिंदगी सही में इस पल के आगे नहीं जाती। भाई I'll be there in a moment. Don't worry. Right? Excellent. ब्रिटिश बिजनेसमैन की बेटी ने ये जॉब से लगे कमरे में रहते। वही है। आपकी हकीक शिकार। हकीक नहीं, मेरा अगला शिकार तो कोई और ही होगा।
वैसे बावजूद इतनी समझदारी के सावधानी के तुमसे भूल हो गई। क्या तुम्हें एक भी बार ये नहीं लगा किस तरह मेरे कमरे में आकर मुझे मेरी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में इतनी खतरनाक बात बताना खतरे से खाली नहीं हो? आपका मतलब आप मुझे मार भी सकते? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने स्थिति का फिर सिरे से जायजा ले लिया और बहुत ही आराम से हर तरह के इतना बरत लिया। आपके रूम में एक मशहूर बॉलीवुड स्टार और बाएं वाले कमरे में एक थाईलैंड का बैचलर और दाएं वाले कमरे में जवान मिडिल क्लास विडो। गलत बोल रहे हो ना सुखी, वो जवान विडो एक्चुअली करोड़ों की मालकिन। गलत आप बोल रहे ब्रह्मात्मा साहब। मेरी जानकारी के हिसाब से उसके पति ने दिल्ली में मामूली सा डिपार्टमेंटल स्टोर चलाया और इसी वक्त आज बिशप ऑफ रोम में डेलीगेशन आते उनके ठीक नीचे ठहरा हुआ। तो बस एक जोरों से चीख लगाने की देर है और कल दुनिया भर के अखबारों में ये घटना बड़े बड़े आरोपों में छप जाएगी। तो मुझे मारने के लिए आपको बहुत ही खामोशी से मारना पड़ेगा। इसके लिए इकलौता ऑप्शन। शाबाश सुखी, कभी तुमने शायद ड्रिंक लेने से मना कर दिया? बिल्कुल। वरना मेरे लिए मना करना बहुत ही मुश्किल था, खासकर कि स्क्वाड में एक ही बात। तभी शायद सिगार लेने से भी मना कर दिया। आपने सागर अंबानी को ऐसे तो मारा, हवाना सिगार का एक सिरा जहर पर डूब। चलो, अगर किसी और तरीके से मार दो तो तुम इटावा जैसे छोटे से शहर से आए हो, अगर गायब भी हो गए तो किससे फर्क पड़ता है? इटावा को छोटा मत समझिए ब्रह्मात्मा साहब। वहाँ ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, वहाँ 4 मॉल खुल चुके हैं। आपकी किताबों से लेके टीवी रियलिटी शो की धमक गूंजती रहती है इटावा। अच्छा, कल्चर गरज के बस बस यही तो चूक कर गए ना सुखी। कल्चर गरज के बरसा है कान के उस छोर पर जहां कोई आबादी नहीं बसती, वरना अपनी इस इन्वेस्टिगेशन का तुम्हें कब से अंदाजा लग गया होगा? क्या तुम्हें अंदाजा है? तुमने वो साबित किया है जो दुनिया में कितने लोगों ने कितनी बार कितने मौकों पे साबित किया है। मतलब ये कि ये दुनिया से कब से जानती है, जिससे तुम एक बेशकीमती राज समझकर अपने सीने में छुपाए बैठे। नहीं, मैंने हर अखबार में नाखूनों से छाना है, किसी में कोई जिक्र नहीं है इस बात। सच आजकल सिर्फ एक जगह मिलता है सुखी, टैबलॉइड न्यूज़पेपर, इवनिंग न्यूज़ या मिड डे का फ्रंट पेज, और वो भरा हुआ है मेरे मर्डर्स के जिक्र से। अगर ध्यान से देखा होता तो समझ पाते। क्या तुम्हें सही में लगता है लोग मेरे काम को हजम कर पाते अगर वो ये नहीं जानते होते कि मर्डरर मैं खुद हूं? नहीं। देखिए आदरणीय ब्रह्मात्मा है मेरा नाम। हाँ भाई ब्रह्मात्मा साहब, आप एक घर से पहले गिरफ्तार हो गए होते अगर ये सब सच होता। मगर क्यों? क्योंकि आप एक खूनी, पेशेवर खूनी। तो हम आर्टिस्ट तो हमेशा से ही दरिंदे खूनी होते आए हैं। एटलीस्ट तुम्हारी ये मिडिल क्लास मोरालिटी तो यही सोचती है। देखो गेटे को, देखो एडगर एलन पो, क्या नाम दोगे इन्हें सिवाय आर्टिस्ट दरिंदे? शुरू में दुनिया हमसे डरती है क्योंकि हम दरिंदे हैं। उसके बाद हमारी इज्जत करनी शुरू कर दी हमसे डरने की वजह से। हम सामाजिक जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ते गए तब तक जब तक हम उसकी धूरी नहीं बन गए, और सिर्फ धूरी ही नहीं, हम एक महान इंसान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और इसी स्वीकृति के साथ पब्लिक और मीडिया का सारा इंटरेस्ट हमारी प्राइवेट लाइफ का खत्म हो गया। हम उन इंसानों के रूप में जाना जाने लग गए जो अपने लिए कुछ भी उपलब्ध करा सकते हैं, और देखते ही देखते उन्हीं इंसानों की आंखों का तारा बन गए जो अपने लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं करा सकते। मेरा आर्ट मुझे मेरे सनक और खतरों से खेलने की पूरी इजाजत देता है। क्या तुम्हें सही में लगता है मुझे मेरी नॉवल मर्डर पर टूस के पुलित्जर मिला होता अगर खून मैंने अपने हाथों से नहीं किया होता? जरा देखो लाखों हजारों खतों को। मैं हाई सोसाइटी लेडीज, मिडिल क्लास हाउसवाइफ, यहाँ तक कम से जवान लड़कियां भी हैं, सबकी एक ही ख्वाहिश है कि ब्रह्मात्मा साहब अपनी अगली नॉवल में अपने मर्डर का पात्र हमें बनाइएगा। मैं देख रहा हूँ तो बिल्कुल सही वक्त है। सिर्फ एक क्रिटिक होता है जिसे लगता है
कि राइटर अपने लिखने की शैली और लिटरेचर पे काम करता है। वास्तविकता में साहित्य का साहित्यिक कंटेंट से कोई लेना देना नहीं। उसका काम सिर्फ ह्यूमन मैनकाइंड को सैटिस्फाई करना होता है। लोग इंतजार नहीं करते लिटरेरी फॉर्म्स का, राइटिंग एक्सपेरिमेंट्स का और फलसफों को कहानियां समझकर भूल जाओ। लोग इंतजार करते हैं एक ऐसी जिंदगी का जिसमें अभी भी कहीं उम्मीद बची हो, क्योंकि वाकई उम्मीद कहीं नहीं है। वो इंतजार करते हैं एक ऐसी जिंदगी का जो भी रंगीनियों से सराबोर, थोड़ा थोड़ा खतरा हो, थोड़ा थोड़ा नाम, और इस सब के बीच में एक पल का सुख जो आज का मशीनी दौर में हरगिज नहीं ले सकता। इसीलिए वो मुड़ते हैं लिटरेचर की तरफ। लिटरेचर एक ड्रग बन गया है, एक ऐसी जिंदगी जीने का सब्स्टिट्यूट जो आज जहां कर दी कि नहीं है। अफसोस इस ड्रग को इजाद करने के लिए हम राइटर्स को वैसी जिंदगी जीनी पड़ती है जैसा कि हम वर्णन करते हैं, और वो किसी नर्क से कम नहीं, खासकर कि जब तुम एक उम्र पार कर चुके हो। बैठे रहो। दरअसल मैं आपका अंदर इंतजार कर रही थी। I'll be there in a minute. I've been waiting for a long while already. I said I'll be there in a minute. I said I'll be there in a minute. I said I'll be there in a minute. Right? Right? Speak. यही थी ना वो बॉलीवुड स्टार जिसकी तुम बात कर रहे थे, और वहां वो विधवा अपनी बारी का इंतजार कर रही है। पता है जब मैंने लिखना शुरू किया तो तुम्हारी जैसी मैं एक छोटे से शहर का था, ग्वालियर, दर की ठोकरें खा रहा था। कुछ गिने गिने पब्लिशर्स ने मेरी पीठ थपथपाई, बाकियों ने मेरी सारी ड्राफ्ट्स को डस्टबिन में डाल दिया, और ठीक ही मैं उस वक्त सिर्फ सच्चे प्लॉट्स पे काम करता था, सच्चे क्राइम्स पे। मुझे कहीं कामयाबी नहीं मिली। मैं दिल्ली भागा, अच्छे क्राइम से थे। मैं दिल्ली से भी हार मान के जाने वाला था, लेकिन कभी दिल्ली में गैंग रेप हुआ और सबसे खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ दिया बिकॉज़ इट वाज अ जुवेनाइल। और तभी मुझे लगा मुझे मेरी नॉवेल्स का हीरो मिल गया। ये वो बदलता वक्त था जब हर नौजवान या तो यूके या यूएस जाना चाहता था। मिडिल क्लास को जीने के लिए सब्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, और तभी मैंने इस हीरो को अपने अंदर खुला छोड़ दिया, और परिणाम मेरे अंदर से साहित्य फूट पड़ा। उसके बाद मैंने सिर्फ अपने बारे में लिखा। पहले मुझे लगा मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन जिस स्वीडिश पब्लिशर ने मेरी पीठ थपथपाई और मुझे पैसे दिए, ब्रह्मात्मा में आगे लिखो, उसी की बीवी के साथ मेरा अफेयर मेरी पहली नॉवेल का मसौदा बना, जो बाद में कह रहा है बेस्ट सेलर, ब्लॉकबस्टर। और अब खामोशी से स्कॉच का एक पैक पी लो, तो तुमने जिंदगी में एक ही बार लिया है। कहाँ सो गए? हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान में अंग्रेजी बेस्टसेलर आने शुरू हुए। चेतन भगत, अश्विन सांघी, मेरी पार्टी नजरें समझ गई थी कि आने वाला साहित्य क्या हो, और जैसे मैंने जाना कि पब्लिक को क्या चाहिए, मैंने इन्हें वही देना शुरू कर दिया। इनकी सहूलियत के हिसाब से मैंने सिर्फ आत्मकथाएं, मैं प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया, और मैंने अपने राइटिंग स्टाइल पर ध्यान देना छोड़ दिया ताकि मैं बिना किसी स्टाइल के लिख सकूं, और वही मेरा स्टाइल बन गया। मैं इतना फेमस हो गया कि स्पेन ने मुझे गुमनाम और ठगी हुई जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि लोग मुझे देखना तो चाहते थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जिससे कि वो मेरे जरिए हर वो चीज महसूस कर सके जो आम जिंदगी में उनके लिए हराम थी। मेरी किताबें बैन जलाई नहीं, धार्मिक संस्थाओं ने मेरे खिलाफ केस किए, वो मुस्लिम लड़की जिसकी तुम बात कर रहे हो उसी का, लेकिन कोई फायदा नहीं। मेरी किताबें प्रिंट होती गई, पढ़ी जाती गई, बड़ी से बड़ी हो गई, और मेरे खिलाफ मुकदमा रद्द कर दिया गया। और फिर तुम आए अपनी घटिया सी इन्वेस्टिगेशन और इन सबूतों के साथ कि मेरी नौकरी सच और सिर्फ सच बताती है, जैसे कि दुनिया कहीं जानती ही नहीं है। तुम्हें पता है दुनिया में ऐसी कोई अदालत नहीं, कोई सरकार नहीं जिसके कान में तुम्हारे इन सबूतों से एक जू तक रहेंगे,
वो तुम्हें पागल घोषित कर देंगे, जैसा कि वो पहले भी कर चुके हैं। हर उस इंसान को जिसने मुझे पागल साबित करने की कोशिश करी है। तुम्हें सही में लग रहा है, तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम पहले इंसान हो जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। इस देश की मां, बहन, बीवियां, बच्चे रोते हुए पहुंचे एडमिनिस्ट्रेशन के पास, लॉ के पास, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, लॉ एंड ऑर्डर के रखवाले, यहां तक कि मुल्क के प्रेसिडेंट ने भी मुझे आर्ट के नाम पर बचाया। मैं आर्ट के नाम पर एक धरोहर हूं सूफी, और तुम बहुत बड़े बेवकूफ, गड़बड़ सूफी, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुमने अपने सारे पैसे तुच्छी सी रिसर्च पे खर्च कर दिए। मुझसे किसी पैसे की उम्मीद मत करना। तुम्हें उम्मीद करनी चाहिए तो किसी और चीज की। चलो उठो, चिल्लाओ, आवाज दो। अरे उठना, आवाज लगा, चिल्ला, बुला, किसको बुलाए, बुला। मगर क्यों? कि मुझे एक नया प्लॉट चाहिए था, और मुझे नया प्लॉट मिल गया है। आप ये पिस्तौल क्यों निकाल रहे? समय आ गया है सूफी, नया काम शुरू कर दे। मैं जा रहा हूं, मैं निकल रहा हूं। ये बंदूक मैंने तुम्हें यहां से भेजने के लिए नहीं निकाली सूफी। मैं उस हर चीज की कसम खा के कहता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं। मैं यहां से सीधा ही टावर लौट जाऊंगा और कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगा। तुमने मुझे एक नई नॉवल लिखने का आइडिया दे दिया, और मेरे इस आर्ट के खातिर तुम्हारा कुर्बानी जरूरी है। तुम्हें अभी इसी वक्त यहीं मरना पड़ेगा। जैसा कि तुम जानते हो, मेरी खुद की तो कोई कल्पना शक्ति है नहीं। मैं उसी के बारे में लिख सकता हूँ जैसा कि मेरा अनुभव, जैसा कि मैंने भोगा। अरे घबराओ मत, करोड़ों तुम्हें देखेंगे यहाँ खड़ा, डर से कांपते हुए। इधर इधर इधर, आंखें और मुंह खुली, मुंह जिसमें डर के कीड़े बिलबिल आ रहे हैं। तुम एक 2 कौड़ी का अकाउंटेंट, रात के सुहाने सपनों से जागता है और पाता है कि हकीकत कितनी खतरनाक है। अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ। कोई आया? आर्ट बिशप ऑफ रोम का बंदा जिसकी जिंदगी सच का हवाला करने में निकल गई, या वो थाईलैंड का एम्बेसडर, या वो बॉलीवुड स्टार। चिल्ला, बचाओ, कोई तो बचाओ। कोशिश करो, जाओ, चिल्ला, जाओ, आराम से बैठ, बैठ। तू राक्षस है साले। मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट हूं जो कि अच्छी तरह जानता है कि पिछली सेंचुरी। बैठो 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 बैठो। मैं अल्ट्रा मॉडर्न शहर से घबराता हूं ब्रह्मात्मा साहब। पिछली सेंचुरी का सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म था आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, और इस सेंचुरी का सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म है, सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म है ब्लॉकबस्टर, यानी कि बेस्ट सेलर। करोड़ों तुम्हें देखेंगे यहाँ, तुम्हारी मौत हर जगह बयान की जाएगी सूफी। मुझे माफ करना मेरे पास। अरे तुम्हें लग रहा है मुझे मजा आ रहा है करने में? माफ करता हूँ। मेरा भगवान जानता है सूफी कि अब मैं तुम्हारे साथ बैठ के बाद में जो ड्रिंक करना पसंद करता है ना, उसके बाद बीच पर थोड़ी सी चहल करती हूँ, बजाय इसके कि सारी रात जाग कर तुम्हारी मौत का खूनी वृतांत लिखूं। कोई बचाओ, कोई ना आर्ट नाम के पेशे में माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती। चिल्ला और चिल्ला, कोई आएगा तो क्यों ना तुम्हें बना दे केस नंबर
गेस्ट अचानक बालकनी से गिर के मर गया। वो शुरू से कुछ अजीबोगरीब बातें कर रहा था, अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, पता नहीं। सॉरी आई एम द मैनेजर ऑफ दिस होटल। मैं जानता हूं पड़ी है, उसके लिए मैं आपसे पर्सनली माफी मांगना चाहता हूं। आप उस आदमी चुपचाप बिल्कुल मत कीजिए, वो आदमी अपने कृष्ण के साथ नीचे पड़ा हुआ है। आप उसको दरबान काफी देर से देखने जा रहा था और पागलों समान अपने आप ही कुछ बढ़ाया जा रहा था। भगवान का इतना शुक्र है कि उसके गिरने से कुछ चोट नहीं। राम, मैनेजर साहब, मेरी सांस लो, आपकी जॉब को कोई खतरा नहीं, बस आइंदा ध्यान रखिएगा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। Is there anything else I can do for you, sir? That's all. उस्ता है, ड्रिंक, और मुझे एक सिगार भी चाहिए। गड़बड़ सूखी, गड़बड़ सूखी। उस्ता, नया काम शुरू करने का वक्त आ गया। और हाँ, कल सुबह होते ही हमें जगह खाली करनी है। हम यहाँ से सीधा ऊटी चलते हैं। यहाँ से पहाड़ों पे जाना हमारी सेहत में कुछ इजाफा करेगा, नहीं? वहीं पे लाइटें भी हो। थैंक यू। एक नई सिगारेट लगी। एनीवे, उस कागज के टुकड़े को भी जला दो। लो। इसमें कुछ नाम लिखे हैं सर। तो नहीं, सिर्फ नाम है और नाम जरूरी नहीं होता। ऐसे गड़बड़ सूखी, आपने 22 लोगों को मारा बेमात के साथ। बेवकूफ, खूबसूरत। हाँ, तुम जा सकते हो, मेरी खड़ी क्यों? मैं इस वक्त इस लम्हे अपना बेइंतहाई हुक्म समझता हूँ कि आपको अजीबोगरीब, खतरनाक, खूबसूरत लेकिन सच्ची कहानी की मनसज्जा यानी सेटिंग के बारे में तफसील से बता दूँ। हकीकत में सच्ची कहानियां सुनाने में खतरा होता है। न जाने कब कोई कानून का बंदा या कानून का जानकार दर्शक दीर्घा में बैठा हो, भले ही वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं हो, मगर फिर भी मुस्कान झूठी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ आने का। होपफुली आप सभी को प्ले पसंद आया। कोई भी आपका फीडबैक रहेगा प्लीज़ स्टे बैक, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आपका थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। पहले मैं कास्ट को बुलाऊँगा, उसके बाद हमारी प्रोडक्शन टीम ने ये पूरा स्टेज सेटअप किया। तो सबसे पहले ब्रह्मास्त्र में प्लेड बाय विधान चौधरी। अब इस लड़के के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, मतलब आधे कैंपस को तो पता ही होगा कुछ पर मतलब जिस डेडिकेशन से और जिस तरह से इसने नुआंस्ड कैरेक्टर प्ले किया है और आज जो इसने मतलब परफॉर्म किया है, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा सही। तो कॉन्ग्रेचुलेशन विधान। The next character, Gargar Sufi, played by Aryan Chaturvedi. So Aryan second year राइट है और इतना ज़बरदस्त थिएटर एक्टर है ये, इसमें इतना पोटेंशियल है, तो मैं तो चाहता हूँ आगे थिएटर करता रहे।
और जिस तरह से ये डायलॉग्स याद करता है और जिस तरह से इसका हिंदी का इनन्सिएशन है, मेरे को तो बहुत ही कम लोगों में दिखता है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ उसकी परफॉर्मेंस से। इसके बाद शिरीन गाबा एज एमिली। शिरीन थर्ड ईयर राइट है और ये हमारी किस्मत रही कि इसने ये छोटा सा रोल पर बिल्कुल बखूबी निभाया और आई ब्लॉकिंग करने, तो बहुत बढ़िया। इसके बाद सेक्रेटरी, ब्रह्मात्मा सेक्रेटरी प्लेड बाय सिंधुरा। सिंधुरा इज अ फर्स्ट ईयर राइट और जब पहली बार इसने ब्लॉकिंग करी थी, स्टेज पे चढ़ी थी ये, तभी ये कैरेक्टर पकड़ के आई थी, तो मैंने उसको आज तक एक भी डायरेक्शन नहीं दिया है और जिस तरह से इसने ये प्ले किया है मेरे को तो बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था, तो कंग्रेचुलेशन। इसके बाद वो बॉलीवुड एक्ट्रेस प्लेड बाय समायरा जैन। कोई वही पॉइंट्स, इनको मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, ये खुद ही से टैलेंटेड है, अपने आप ही कर लेते हैं। इसके बाद मेरा 1-1 का पैची हमारा सार्थक पाड़ी। अब इसकी कि मैं क्या तारीफ करूं, मैं नहीं करूंगा इसकी तारीफ। अच्छा डायलॉग। थैंक यू। पर सार्थक ने तो मतलब ये 4 साल से मेरे साथ इस क्लब में है और मतलब वो छोटा सा इसने मैनेजर का रोल निभाया और आज अच्छा ही किया बहुत। इसके बाद मैं भूल गया, ये चिन्मय, ये मेरा को डायरेक्टर है और ये सेकंड ईयर राइट है और मैं बोलना चाहूँगा कि ये प्ले जितना मेरा है उससे कहीं ज़्यादा इसका है और इसके एफर्ट्स को देख के मतलब मेरे को लगता है कि क्लब जो आगे हैं वो अच्छे उसमें है, तो चिन्मय मुश्किल। तो चिन्मय नाउ विल कॉल ऑन द प्रोडक्शन टीम। तो कास्ट के अलावा प्ले खड़ा करने में बहुत लोग लगता है। आप सबने पोस्टर, डिजाइन, पब्लिसिटी जो भी देखा, काफी इस बार पब्लिसिटी की हमने, तो उसके लिए 3 लोग सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे तो पूरे क्लब ने काम किया, पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल 3 लोग हैं। माधव बोरा, आदि मुखर्जी एंड आरुषि। और जो आप ये सब कुछ प्रोडक्शन देख रहे हैं, उस साइड से लेके इस साइड तक सब कुछ पूरे क्लब ने फिर से इकट्ठा किया, पर 3 लोग इसके लिए भी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमारे प्रोडक्शन मैनेजर्स जो दिन भर आगे पीछे एप्लीकेशन साइंस कराते रहे हैं, भानु प्रताप, निर्भय मित्तल और तानिश निवेदिया। तो अब तो क्लब को बुलाते हैं जिसका नाम है एकता प्रोडक्शंस। एंड एकता प्रोडक्शंस दुर्जय सेठी, प्रत्युष उठानी, यश गुलाटी, लक्ष्य अजमेरा, नील मनाली, अनिकेत कुलकर्णी, निखिल बाफना, आदित्य होलीकट्टी, सौमित्र ठाकुर, गैरिक मुखर्जी, अनुभव जिंदल, आर्य ठिकसे, समृद्धि सिंह, अवंतिका शर्मा, सौम्या नागपाल, अभिषी हम, समी अली रिजवी, यश अग्रवाल, पीयूष अवस्थी, बुधात्र शुक्ला, मुदित जैन, आदित्य नीमा, अथर तोषनीवाल, दीपांशु जैन, ओजस्वी कांतराम, समाधरा जैन, अरुणा, सामर, सुमित, सौरभ, नवनीत, आरुषि, अद्वय, ध्रुव, अर्नव एंड पंकजा। I will pass on the mic to our coordinator, Neil Malani.
हमारा पिछले सेमेस्टर का कोऑर्डिनेटर एंड ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ द प्ले। इस बंदे ने इतनी मेहनत करी है इस प्ले के पीछे, हर एक छोटी छोटी चीज जो आपने देखी होगी आज इस बंदे के थ्रू गई है। तो एंड फाइनली फ्रॉम अस द हिंदी ड्रामा क्लब